एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कर रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं हम वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम डेरिवेशंस एंड ऑल पे मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले इफ़ वी टॉक अबाउट मैग्नेट, तो अगर आपसे पूछा जाए एक मैग्नेट क्या है, तो बेसिकली मैग्नेट क्या है या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या हैं जो कि आयरन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये दो तरह के हो सकते हैं, एक नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जो हम बनाते हैं, जैसे बार मैग्नेट हो गया, हॉर्सशू मैग्नेट, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, तो ये सारे आर्टिफिशियल हैं जो हम खुद बना रहे हैं। नेचुरल जो नेचुरली हमें मिल रहे हैं अर्थ से, जैसे Fe2O3 हो गया, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सारे जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स हैं उन्हें हम नेचुरल मैग्नेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। उसके बाद आता है कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है मैग्नेट्स की, क्या क्या होती है। जैसे अगर कोई भी एक मैग्नेट है, ठीक है, मैं उसे फ्रीली सस्पेंड कर दूँ, मतलब छोड़ दूँ, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही स्टॉप होता है। ठीक है, एक ये चीज़ है। देन उसके बाद आपको पता है अगर ऑपोजिट हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, अगर सेम हैं, सेम पोल्स हैं, तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, ये रिपेल करेंगे और दूसरे वाले क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो आई होप क्लियर हो। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर मैं यहाँ पे आयरन पीसेस को छिड़क दूँ, ठीक है, मतलब आयरन पीसेज हैं बहुत छोटे छोटे, उसको मैंने स्प्रिंकल कर दिया है यहाँ पे बेसिकली, तो क्या होता है कि जो आयरन पीसेज हैं वो मैक्सिमम कहाँ आ जाएंगे। जैसे ये सपोज मेरा नॉर्थ पोल है तो ऑब्वियसली ये साउथ होगा, तो नॉर्थ या फिर साउथ पोल पे ही आके वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है ना वो मैक्सिमम कहाँ है, पोल्स पे है। ठीक है, एंड लीस्ट आते हैं वो यहाँ पे, आयरन पीसेस यहाँ पे बहुत कम तुम्हें देखने को मिलेंगे। उसका क्या मतलब है कि जो इंटेंसिटी है वो लीस्ट है कहाँ पे, मिडिल ऑफ द मैग्नेट पे। ठीक है, इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ है, पोल्स पे है, एंड लीस्ट कहाँ है, मिनिमम पे है, सॉरी मिडिल पे है। उसके बाद देखो, अगर कोई भी एक मैग्नेट है, ये है मैग्नेट, इसे मैं तोड़ दूँ तो ऐसा नहीं होगा कि ये जो टूट गया है तो इसमें खाली एक नॉर्थ पोल ही होगा, उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये साउथ इधर पे है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे चार्ज होता है ना, Q प्लस Q माइनस Q, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो एक डायपोल के फॉर्म में हो। अगर सिर्फ प्लस Q है तभी भी हम उसे चार्ज कहते हैं, विच मीन्स आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट करता है, बट आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, फिर जैसे हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, वैसे ही मैग्नेटिक इंडक्शन भी होता है। जैसे हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन था उसमें क्या था कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को ले जा रही हूँ तो क्या हो रहा था, उसमें नेगेटिव चार्ज जो है इंड्यूस हो जा रहा था। सिमिलरली मैग्नेटिक इंडक्शन में भी यही होता है, अगर मैं नॉर्थ पोल को ले जा रही हूँ तो दूसरे में साउथ पोल इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था चार्ज के अराउंड का रीजन, जिसमें दूसरा कोई भी अगर चार्ज है तो फोर्स अट्रैक्ट करता है, मतलब फोर्स उस पर एक्ट करता है, चाहे वो अट्रैक्शन का है चाहे रिपल्शन का हो। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करें तो एक मैग्नेट के अराउंड का ऐसा रीजन जिसमें वो आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करता है, हम कह सकते हैं, या फिर टॉर्क एक्ट करता है उसमें, सो दैट वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उसे ले आए। मतलब बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड की, उतना ज़्यादा डिटेल में है नहीं। फिर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब आपको पता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थी वो क्या डिनोट कर रही थी, डायरेक्शन किसकी, जैसे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, वैसे ही ये डिनोट करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। एंड ये हमेशा क्लोज्ड इमेजिनरी कर्व के फॉर्म में होते हैं। जैसे अभी हम मैग्नेट बना रहे थे तो हमेशा वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, नॉर्थ से, एंड टर्मिनेट यानी कि एंड कहाँ पे होती है, साउथ पे। बट अगर हम उसके अंदर बात करें तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, साउथ से, एंड एंड कहाँ पे हो रही है, नॉर्थ पे। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे, देन इनसाइड द मैग्नेट अगर हम बात करें तो साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये हमेशा क्लोज्ड कर्व के फॉर्म में होती है। देखो कंप्लीट कर्व बन रहा है ना, बट अगर हम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले में देखते हैं तो वहाँ पे जैसे ये चार्ज है तो वो ओपन कर्व के फॉर्म में होती है ना, वो कभी भी क्लोज्ड कर्व के फॉर्म में तो होती नहीं है। तो विच मीन्स ये क्लोज्ड कर्व के फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो है वो ओपन कर्व के फॉर्म में होती है। ठीक है, अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें तो दे आर क्लोज एट पोल्स, यहाँ पे बहुत नज़दीक होंगी वो। ठीक है, जैसे ये हमने देखा था कि जो आयरन पीसेस को हम स्प्रिंकल कर रहे हैं तो वो बेसिकली ना आपको वही डिनोट करता है कि क्या एग्जैक्ट डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो वही है कि वो बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, डिनोटिंग कि जो हमारे पोल्स है वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, बट मिडिल पे वो बहुत दूर दूर होंगे, विच मीन्स वहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, एंड इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करते हैं वो मैंने बता दिया कैसे, अगर वो क्लोज हैं तो विच मीन्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, अगर दूर दूर हैं विच मीन्स वीक मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद दे कैन नॉट इंटरसेक्ट, क्यों, बिकॉज अगर दो, देखो ये क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन ना, अगर दो इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो दो डायरेक्शन हो जाएंगी, बिकॉज जब भी इन पे एक टैंजेंट हम बनाते हैं तो वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने टैंजेंट बना दिया तो ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अगर दो
कट कर गई एक दूसरे को, तो एक डायरेक्शन मुझे यहाँ पे मिल गई, एक डायरेक्शन यहाँ पे, तो दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकती है ना, अगर एक जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन एक ही होगी। तो आई होप ये सब बहुत बेसिक सी चीज़ें एंड आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो हम वो देख लेते हैं। अब देखो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि है करंट कैरिंग सोलेनॉइड। अब ये क्या होती है? सोलेनॉइड बेसिकली क्या है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड है, मतलब सिंपली एक सिलेंड्रिकल कोई भी तुमने चीज़ ले रखी है ऐसे समझ लो, उसके ऊपर तुमने क्या रैप कर रखी है, कॉइल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये तुमने बहुत बार सुना होगा कि इंसुलेटेड कॉपर वायर ले रखा है, देन उसे क्या कर रखा है, रैप कर रखा है इसके अराउंड, तो वो एक सोलेनॉइड बन गई है एंड इसको हमने करंट कैरिंग सोलेनॉइड कह रहे हैं। तो विच मीन्स इसको हम कनेक्ट करा रहे हैं बैटरी से सो दैट उसमें करंट फ्लो हो सके। अब जब भी इससे करंट फ्लो होता है तो ये एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, बिहेव्स एज अ मैग्नेट, या फिर इन अ बेटर वे वी कैन से दैट इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। अब हम कैसे कह सकते हैं कि एक मैग्नेट के फॉर्म में एक्ट करता है, तो ये दो चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। इफ़ वी सस्पेंडेड फ्रीली, जैसे फर्स्ट हमने जब प्रॉपर्टीज़ देखी थी मैग्नेट्स की, तो उसमें क्या कहा था कि अगर एक मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे इट विल ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो सिमिलरली ये भी हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करता है। इट ऑलवेज शोज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। अब इसका क्या मतलब है, देखो अगर जो करंट है ना वो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो विच मीन्स वो साउथ पोल है, जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो ये साउथ, तो दूसरा क्या होगा, नॉर्थ होगा। सिमिलरली अगर तुम्हें एक एंड देख के ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ पे से कैसा फ्लो हो रहा है, वहाँ पे से एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो इन दैट केस उसे तुम क्या कहोगे, नॉर्थ पोल। तो ये NS इस तरह से तुम समझ सकते हो। तो विच मीन्स अब देखो यहाँ पे ये इसका साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे अगर मैं साउथ पोल ले आऊँ एक और, तो वो क्या करेगा, रिपेल करना स्टार्ट कर देगा। नॉर्थ पोल ले जाऊंगी तो अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। विच मीन्स ये क्या कर रहा है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन को शो कर रहा है ना। एंड कब, अगर मैं इसके अराउंड मैग्नेट लाती हूँ, चाहे साउथ लाऊँ चाहे नॉर्थ लाऊँ, अट्रैक्ट या फिर रिपेल वो करेगा ही। तो विच मीन्स ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है मैग्नेट की, तो दोनों प्रॉपर्टीज ये शो कर रहा है, ठीक है। तो हेंस इट बिहेव्स एज अ मैग्नेट, और इन अ बेटर वे वी कैन से दैट इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। उसके बाद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मतलब देखो ये तुम्हारा सोलेनॉइड है, इसके अंदर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर देखें तो वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है, मतलब ऐसे 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 होंगी। मतलब एक अभी हमने देखा था ना इंटेंसिटी कि यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है, बीच में कम है, इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर हम अंदर बात कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म में क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है ना, तो यूनिफॉर्म होता है इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड। सिर्फ हम अंदर की बात करें, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो यूनिफॉर्म होता है। कैसे कह सकते हैं, बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो पैरेलल होती हैं आपस में, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। चलो इसके बाद देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। तो यहाँ पे F की वैल्यू क्या होती है, QVB साइन थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो F इज इक्वल टू Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, तभी जाके तो साइन थीटा आएगा ना। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ये है मूविंग चार्ज पे अगर ये एक्ट कर रहा है। अब देखो लॉरेंस फोर्स, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। लॉरेंस फोर्स की जब हम बात करते हैं तो हम मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हैं, मतलब उसमें जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स लग रहे हैं ना उसका सम कर रखा है हमने, तो उसे हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स। अब ये पूछा जाता है कि लॉरेंस फोर्स जो है वो मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा। मैक्सिमम ये तब होता है जब वेक्टर V और वेक्टर B आपस में परपेंडिकुलर हो। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा ना, बिकॉज साइन 90 इज 1। तो ये क्या आ जाएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, QE प्लस QVB, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू हो गई है 1, ठीक है। तो लॉरेंस फोर्स जो है मैक्सिमम कब होता है, जब दोनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी कि जो भी वो पार्टिकल है, जो भी वो चार्ज है वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो आई होप ये तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। इसके बाद कुछ थंब रूल वगैरह भी आते हैं, वो भी देखेंगे। पहले इसके बाद जो फॉर्मूलाज वगैरह आते हैं वो देख लेते हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ है, अगर V मेरा 0 हो जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या था, QE प्लस QVB, यही था ना। तो विच मीन्स ये तो 0 हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स अब एक्ट कर रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा है। विच मीन्स अगर हम एक मूविंग चार्ज की बात करते हैं, मूविंग यानी कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो मूविंग चार्ज अगर है ना तो वो दोनों ही जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। बट अगर वो स्टेशनरी है तभी जाके तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी ना। अगर वो स्टेशनरी है तो उस कंडीशन में वो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता है, वहाँ पे बस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है,
ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर नाउ। उसके बाद है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ से अगर हम यूनिट देखें बी की तो क्या आ गई है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या फिर टेस्ला होती है अगर हम MKS सिस्टम की बात करते हैं, इसको सही से लिख देती हूँ MKS सिस्टम, एंड ये होती है अगर CGS सिस्टम। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मे बी MCQ में आ सकती हैं, इसीलिए मैंने मेंशन कर रखा है। एक टेस्ला में 10⁴ गॉस होता है, और गॉस क्या है, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की ही यूनिट है, बट ये CGS यूनिट है। ठीक है, तो दोनों को चेंज करना है, तो ये रिलेशन है। फिर है बायोट-सेवर्ट्स लॉ। इससे पहले जो मैं तुमसे कह रही हूँ कि रूल वगैरह मैंने बुक में भी ओपन अप कर रखे हैं, तो वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, देख के ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। अब देखो पाम है विच मीन्स ये वाला डायग्राम होगा, तो इसमें क्या करते हैं ना, ये मैंने अपना पाम लिया, ये जो थंब है इसको मैंने उस डायरेक्शन में रख दिया जहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ को क्या आ गया, मेरा करंट आ गया। अब ये जो P पॉइंट है यहीं पे मुझे निकालना है कि B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है। तो इधर को मैं अपना जो भी मेरी 4 फिंगर्स बची हैं वो इस साइड को हैं, तो जो मेरा पाम है ना उसके परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर ऊपर को ही तो होगा, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे क्या मिलता है, वेक्टर B की डायरेक्शन मिलती है। काफ़ी सिंपल है। ठीक है, फिर राइट हैंड थंब रूल है, देन मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड थंब रूल काफ़ी सिंपल है, डायग्राम से ही मैं बताती हूँ, काफ़ी अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा। देखो ये है थंब, ठीक है, तो थंब कहाँ को है, ऊपर, यानी कि जहाँ पे भी करंट फ्लो हो रहा होगा। अगर नीचे को है तो थंब कहाँ होगा तुम्हारा, नीचे को होगा। तो देखो अभी करंट ऊपर को फ्लो हो रहा है, तो मेरा थंब ऊपर को है। अब देखो ये जो फिंगर्स हैं वो इस डायरेक्शन में रैप्ड है ना, तो विच मीन्स जो बी की डायरेक्शन है वो भी यही होगी। ये तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा, तो यहाँ पे से तुम अच्छे से समझ सकते हो। अब देखो इसके बाद है हमारा जो मैक्सवेल का राइट हैंड स्क्रू रूल है। अब इसमें ना तुम्हें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, हम डायरेक्शन देखते हैं। जैसे स्क्रू है, अगर ऊपर को करंट फ्लो हो रहा है तो मैं इसे ऊपर को अगर घुमा रही हूँ एंड मेरा जो थंब है इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो जो डायरेक्शन है ना वो भी इसी तरह से आएगी। मतलब थंब की जो भी डायरेक्शन है ना वो ही डायरेक्शन होगी तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड की भी। अगर मेरा जो थंब है वो इस तरह से मूव कर रहा है तो विच मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, इस तरह से होगी। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें इमेजिन करना है। बाकी तो यहाँ पे फिगर भी बन रखा है, एंड बाकी नीचे जो भी चीज़ें लिखी हैं वो तुम्हें यहाँ पे दिख सकती हैं, बट इसमें ना तुम्हें थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। करंट ऊपर को है तो मेरा थंब जहाँ पे भी रोटेट कर रहा होगा तो वही उसी की डायरेक्शन में होता है बेसिकली। तो ये वाला ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, एक ये वाला यूज़ होता है, एक जो पहले वाला देख लिया। इसके अलावा भी कुछ हैं तो वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। ओके, सो यहाँ पे अब हमने जो करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए देखा था ILB साइन थीटा, उसके लिए अगर हमें B की डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। अगेन ये राइट हैंड पाम रूल नंबर 2 है, वो रूल नंबर 1 था पाम रूल। तो यहाँ पे क्या है, अगेन थंब कहाँ को डिनोट कर रहा है, I को, बट यहाँ पे क्या है, हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये जो 4 फिंगर्स थी वो कहाँ पे को डायरेक्टेड थी टूवर्ड्स द पॉइंट P, एंड उसके परपेंडिकुलर में हम निकाल रहे थे B की डायरेक्शन, बट यहाँ पे हमें F की डायरेक्शन निकालनी है। तो ये जो थंब है ये I के साइड को है, एंड ये जहाँ पे मेरे B की डायरेक्शन है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर यानी कि ऊपर को क्या मिलेगा, मुझे फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक है, फिर है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल यानी कि ये कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, B, एंड ये क्या डिनोट कर रहा है I, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये क्या डिनोट करेगा, F की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है। तो आई होप ये सब तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। एंड इसके बाद बाकी के जो बायोट-सेवर्ट्स लॉ है, अब हम उससे कैरी ऑन करते हैं, बायोट-सेवर्ट्स लॉ। तो ठीक है, बायोट-सेवर्ट्स लॉ, तो अब इसमें क्या होता है ना, देखो यहाँ पे एक कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से I करंट फ्लो हो रहा है, एक पॉइंट P है जो कि R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, एंड जो एंगल है कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। कोई भी मैंने एक लेंथ एलिमेंट ले लिया डेल एल, एंड अगर मैं I डेल एल दोनों को साथ लिखती हूँ तो उसको करंट एलिमेंट कह देते हैं। ठीक है, I डेल एल साथ लिख दिया तो उसे करंट एलिमेंट कहेंगे। तो अब देखते हैं कि वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले I डेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, मतलब करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल B क्या है, यानी कि यहीं पे इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से अभी हम B भी निकालेंगे, यानी कि कंप्लीट B की वैल्यू। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो ये जो एलिमेंट है इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंड साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो डेरिवेशन की अगर हम बात करें ना, बहुत अलग अलग मेथड से होते हैं। वैसे भी तुम्हें अभी डेरिवेशन उतना डीप में देखने की ज़रूरत नहीं है, बट जो ऊपर ऊपर से चीज़ें हैं वो तुम्हें आनी चाहिए। अब देखो I डेल एल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो एक कांस्टेंट आता है ना, तो वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I डेल एल साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो ये है मेरा कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तुम लोग को पता होगा, 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ये क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस।
परमियाबिलिटी। परमिटिविटी क्या होती है, ये इन दोनों में भी हम रिलेशन भी देखेंगे इसके बाद ही। तो ये क्या होता है परमिटिविटी, एंड ये क्या है हमारी परमियाबिलिटी है। इसकी वैल्यू भी तुमने देख ली है। तो अगर म्यू नॉट की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे तुम 10⁻⁷ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। अब देखो ये तो आ गया बायोट-सेवर्ट्स लॉ, बट अगर तुम्हें वेक्टर वाले फॉर्म में लिखना है तो उस केस में हम क्या लिखते हैं इसे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे देखो जो आई है, ठीक है, अब यहाँ पे इसे कुछ किसी ना किसी चीज़ से तो क्रॉस प्रोडक्ट कराना पड़ेगा ना, तभी जाके तो साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पे डेल एल क्रॉस वेक्टर आर, तो नीचे कितना आ जाएगा आर क्यूब, जो तुमने वेक्टर वाले फॉर्म पढ़े होंगे। तो ये आर क्यूब हो गया, बिकॉज नीचे क्या आता है उसका मैग्नीट्यूड आता है, और ये ऊपर वेक्टर वाला फॉर्म है। ठीक है, तो आई होप ये तुम्हें अब क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली ये जो है ये कैसे आया। तो ये है वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म आता है, एंड ये हमारा सिंपल वाला फॉर्म है। इसके बाद देखो कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, तो हम वो देखते हैं। अब देखो इसके बाद आता है जो अभी मैं तुमसे कह रही थी म्यू नॉट ई नॉट, तो इसकी भी वैल्यू होती है, एंड क्या होती है वो 1/c²। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो इसे डेफिनेटली याद कर लेना, मे बी तुम्हारा आ जाए MCQ के फॉर्म में। इसके बाद हम देखते हैं वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अभी तक हम नॉर्मल एक करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं, अब स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करते हैं। अभी इसका कंप्लीट डेरिवेशन भी देखेंगे जब एम्पियर सर्किटल लॉ आएगा। अभी तो हम नॉर्मली बस वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, कितनी होती है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। इसका यूज़ भी करेंगे हम एम्पियर सर्किटल लॉ डिराइव करने में, एंड सिमिलरली एम्पियर सर्किटल लॉ से ये वाला भी डिराइव हो सकता है। तो आई होप ये तो तुम्हें अब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, एट सेंटर है तो सबसे पहले एक लूप बना लेती हूँ। काफ़ी रफ सा डायग्राम बना रही हूँ मैं, ठीक है, वैसे भी तुम्हें डायग्राम्स वगैरह तो उतनी देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे से आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे से वो करंट वापस आ जाएगा। सेंटर पे निकालना है, यानी कि ओ पे निकालना है। अब कंप्लीट इस लूप की वजह से तो मैं सपोज ये डिस्टेंस लेती हूँ आर, एंड ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेती हूँ डेल एल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे से करंट आई फ्लो हो रहा है ना, तो अगेन जो हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ अभी निकाला था उसी से रिलेटेड है। तो डेल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्या था हमारा आई डेल एल साइन थीटा। थीटा कितना है 90, साइन 90 इज़ 1 अपॉन r², ठीक है। अब देखो अगर ये तो अभी हमने किससे निकाला, सिर्फ इस स्मॉल डेल एल एलिमेंट से। अब मुझे कंप्लीट सर्कुलर लूप की वजह से भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, या तो इसका इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दो, या फिर इसका क्या करना पड़ेगा, हमें सम अप करना पड़ेगा। देन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका क्या होगा सम इंटू आई डेल एल अपॉन r²। अब देखो बाकी सब वैल्यूज़ तो हैं कॉन्स्टेंट, तो मैं क्या ले लेती हूँ, इन सबको बाहर ले लेती हूँ। सिग्मा ऑफ डेल एल, ये डेल एल का सिग्मा कर रहे हैं, विच मीन सम अप कर रहे हैं। ये कंप्लीट सम अप में करूंगी तो इसका सर्कमफेरेंस आ जाएगा ना, सर्कुलर लूप का सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। तो इसके बदले में यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 2 पाई आर, ठीक है। मैंने 2 पाई आर लिख दिया, 2 पाई से एक तो ये कैंसिल हो गया, एक ये। तो मेरे बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई अपॉन आर। कन्फ्यूज नहीं होना है, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है तो यहाँ पे सिर्फ नीचे 2 आएगा, एंड अगर स्ट्रेट वाला है तो 2 पाई आता है, ठीक है। सिमिलरली अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स हो इस लूप के तो इंटू एन आई अपॉन आर, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो आई होप अब ये तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है जो एक्चुअल कंडीशन में हम निकालते हैं एक करंट कैरिंग लूप के, तो एक्चुअल कंडीशन वाला भी इंपॉर्टेंट है, उससे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो अब हम वाला देख लेते हैं। देन वी हैव मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्चुअल कंडीशन ऑफ एनी सर्कुलर कॉइल। तो ये है एक्चुअल कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे मैंने लेंथ एलिमेंट ले लिया है डेल एल इस पॉइंट पे। वैसे तो यहाँ पे भी ले सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया है डेल एल। अब ये वैसे तो स्ट्रेट आएगा, अब डायग्राम थोड़ा सा काम चला लेना। अब देखो हम हमेशा डेल एल वाले एलिमेंट से ही डिस्टेंस लेते हैं ना, एंड क्या लेते हैं उसे आर। सो दिस इज आर। जो इसकी रेडियस है वो मैं कैपिटल आर ले लेती हूँ। अब वैल्यू तुम अलग अलग ले सकते हो, कोई लोग ए लेते हैं, कोई कुछ, तो तुम्हारी मर्जी है जो लेना चाहो। एंड दिस इज द सेंटर, और सेंटर और उस पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया है एल, ठीक है। एंड ये जो एंगल बन रहा है इसको मैं ले लेती हूँ थीटा, ठीक है। तो इतना आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब देखो इस पॉइंट पे डेल एल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बाय बायोट-सेवर्ट्स लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू
आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। ये थी डेल बी की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है बी, यानी कि कंप्लीट बी की वैल्यू जो यहाँ पे आएगा। तो इसका मैं सिग्मा कर देती हूँ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा ऑफ दिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगेन देखो क्या होगा, सारी टर्म्स है कांस्टेंट तो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू सिग्मा ऑफ डेल एल हो जाएगा। तो सिग्मा क्या होगा इस केस में, 2 पाई कैपिटल आर, बिकॉज इसकी रेडियस कितनी है, ये कैपिटल आर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट फिलहाल तो नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, बस इसे कर लेते हैं इंटू आई आर अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर अपॉन आर, तो यहाँ पे म्यू नॉट इंटू, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो क्या लिख देंगे, एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। देखो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले यहाँ पे से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम। अगर यहाँ पे आर क्यूब है तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब निकालना है तो इसकी पावर 3/2, बिकॉज 1 इसकी पावर 1 है प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अब यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये वैल्यू आ गई है मेरी बी की। इफ़ आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्चुअल कंडीशन, तो उस केस में क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर। एंड ये किस तरह से निकाला है वो भी आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो अब वो देख लेते हैं। देन वी हैव एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, अब देखो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या स्टेट करता है, तुम्हें खाली एक ये लाइन याद होनी चाहिए, तुम खुद स्टेटमेंट वगैरह सब बना सकते हो। द लीनियर इंटीग्रेशन, बिकॉज यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल नहीं ले रहे हैं, खाली लीनियर इंटीग्रल ऑफ व्हाट, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। बट ये सिर्फ एक क्लोज्ड लूप के लिए होता है। ठीक है, तो अगर हम एक क्लोज्ड लूप ले रहे हैं उस केस में द लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट क्लोज्ड लूप इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब एक तो इसका डेरिवेशन होता है कि ये मैंने कैसे ड्राइव किया। तो देखो सबसे पहले अगर मैं इसे देखूं तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, बी डी एल कॉस थीटा ना। एंड यहाँ पे देखो सपोज मैं एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेती हूँ, एंड यहाँ पे ना इसके किसी भी पॉइंट पे मैं एक लूप ले लेती हूँ इसी के अराउंड, एंड इस लूप की रेडियस आर ले लेती हूँ। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, दैट इज बी की वैल्यू। तो यहाँ पे ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर डी एल। अभी हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं अभी, बिकॉज हम एम्पियर सर्किटल लॉ डिराइव कर रहे हैं। इसके बाद ना यहीं पे इस बी की वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, अभी तो देखो ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो थीटा कितना बनेगा मेरा 0, कॉस 0 इज़ 1, तो ये क्या हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब देखो उसके बाद बी बाहर आ गया एंड डी एल। बी की वैल्यू, बिकॉज एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो मान लो ये पी पॉइंट पे अगर मुझे निकालना है तो कितनी वैल्यू होगी, अभी हमने देखी थी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाय आर। सिग्मा ऑफ डेल एल, अभी हमने देखा था सिग्मा या फिर इंटीग्रेशन मतलब उसका सम अप कर रहे हैं, तो ये डेल एल एलिमेंट है यहाँ पे, इसका मैं सम अप कर दूँ तो क्या आएगा, 2 पाई आर ही तो आएगा ना उसका सर्कमफेरेंस, दिस गेट्स कैंसल्ड, कितना आ गया म्यू नॉट आई। तो इसकी प्रूविंग तो आई होप समझ में आ गई होगी। अब एम्पियर सर्किटल लॉ यानी कि इसकी हेल्प से अगर मुझे ये जो बी की वैल्यू है ये निकालनी है तो हम वो भी निकाल सकते हैं। अब वो कैसे, वो भी देख लेते हैं। जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर पे मुझे निकालना था, ठीक है, ये मेरा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लो ये पॉइंट है P एंड ये R डिस्टेंस पे सिचुएटेड है, एंड मुझे यहीं पे B की वैल्यू निकालनी है। जो ये फॉर्मूला था हमारा, ये अब मुझे क्या करना है, डिराइव करना है। मुझे पता ही नहीं है कि ये फॉर्मूला होता है, मुझे ये डिराइव करना है, तो मैं कैसे करूँगी, इसके अराउंड ना मैं एक सर्कुलर लूप बना लूँगी, क्लोज लूप। ठीक है, तो यहाँ पे बाय एम्पियर सर्किटल लॉ मुझे एक चीज़ तो पता है कि ये होगा, I करंट यहाँ पे से फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगेन बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई। अब मुझे बी की वैल्यू नहीं पता है, बट मुझे एक चीज़ पता है जो हमने देखी थी कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, विच मीन्स कॉस थीटा यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो अगेन बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। मुझे तो चाहिए बी की वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल अगेन क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाय आर।
तो ये फॉर्मूला भी मैंने ड्राइव कर लिया। मैंने वही कहा था तुम्हें वाइस वर्सा, तुम एक प्रूफ कर लो दूसरा प्रूफ कर सकते हो, अगर तुम्हें दूसरा वाला प्रूफ करना है तो पहला वाला कर सकते हो। तो मतलब काफ़ी सिंपल है ये, एम्पियर सर्किटल लॉ तुम्हें आना चाहिए। देन इसके बाद हम रेडियस, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालते हैं कि अगर कोई मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसकी क्या डायरेक्शन होती है, किस पाथ में वो मूव करता है, एंड अगर वेक्टर v और वेक्टर b आपस में परपेंडिकुलर नहीं है तब क्या पाथ होगा, तो अब हम वो देखते हैं। देन वी हैव द पाथ ऑफ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली देखो, जब भी कोई मूविंग चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है और जो वेक्टर v है और जो वेक्टर b है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। जैसे हमने फॉर्मूला देखा था ना, क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर है तो साइन थीटा यानी कि साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई है, तो f कितना आ गया मेरा, क्यू वी बी। ये है मेरा जो मैग्नेटिक फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मूविंग चार्ज यानी कि जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं उस केस में उसका जो भी पाथ होता है ना वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। अब अगर जो उसका पाथ है वो सर्कुलर है तो एक सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट करेगा ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमें पता है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, ये कैंसिल आउट हो गया, आर की वैल्यू कितनी आ गई, एम वी अपॉन क्यू बी। काफ़ी सिंपल है। दिस इज द रेडियस ऑफ द पाथ जिसमें वो चार्ज जो है वो मूव करेगा, ठीक है। तो ये तो काफ़ी सिंपल है। उसके बाद देखो टाइम पीरियड। अब मैं टाइम पीरियड कैसे निकालूंगी, टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अगर वो सर्कुलर पाथ में है तो डिस्टेंस क्या आएगा, उसका सर्कमफेरेंस अपॉन स्पीड यानी कि v। तो अब हम v कैसे निकालेंगे, v के बदले में ये लिख सकती हूँ क्यू बी आर अपॉन एम, ठीक है। m ऊपर चला जाएगा अगर वो अपॉन में है तो ये कैंसिल हो गया, t कितना आ गया, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। तो अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है यानी कि एक कंप्लीट चक्कर मारने में वो जो चार्ज है कितना टाइम लगाएगा, तो ये आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी अगर मुझे निकालनी है, फ्रीक्वेंसी n या फिर f किसी से भी लिख सकते हो, तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का ऑपोजिट होती है यानी कि रेसिप्रोकल होती है। तो क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। तो आई होप ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल सा है ये। इसके बाद देखो, अभी तो हमने देखा जब आपस में दोनों परपेंडिकुलर हैं। सो अगर v इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, अगर दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो पाथ है वो हेलिकल होगा और ना कि सर्कुलर, ठीक है, हेलिकल पाथ होगा। तो आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक था बट वो तो अभी रिड्यूस हो चुका है, सो विच मीन्स वो तुम्हारे सिलेबस में अब नहीं है। अब इस चैप्टर में ना तुम्हारा एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है जो कि है मैग्नेटिक फोर्स। वैसे तो ये 5 नंबर का आता था पहले से, बट अब तो तुम्हारे MCQs हैं तो इससे रिलेटेड ना तुम्हारे न्यूमेरिकल आए थे। तो न्यूमेरिकल जैसे देख लेना, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैं पूरा लिख नहीं रही हूँ, तुम लोग समझ जाना किसके बारे में हम बात करें। तो इसमें बेसिकली क्या है, देखो, दो मैं स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स ले रही हूँ या फिर कंडक्टर्स ले रही हूँ। दोनों में मान लो एक में I1 दूसरे में I2 करंट है। अब देखो, अगर दोनों पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तब इसमें होगा अट्रैक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर एक में ऊपर को करंट फ्लो हो रहा है दूसरे में नीचे को करंट फ्लो हो रहा है यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन है, उस केस में दोनों वायर्स के बीच में होगा रिपल्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना, MCQ में आ सकती हैं। अब हम डेरिवेशन कैसे करेंगे, सपोज ये PQ वायर है, दूसरी RS वायर है, इससे I1 करंट फ्लो हो रहा है, इससे I2 करंट फ्लो हो रहा है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं ले लेती हूँ R, दोनों की लेंथ है L, ठीक है। दोनों की जो लेंथ है वो सेम है बिकॉज पैरेलल हमने प्लेस कर रखी है एंड लेंथ भी हमने सेम ले रखी है दोनों की। अब देखो, इन दोनों के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है मुझे उसी का फॉर्मूला डिराइव करना है। देन उसकी हेल्प से एम्पियर की जो डेफिनेशन है वो भी हम देखेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं मान लो एक A पॉइंट ले लेती हूँ बिकॉज PQ तो ऑलरेडी सब कुछ है, तो एक A पॉइंट ले लेती हूँ। यहाँ पे अगर इस वायर की वजह से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ तो हमें पता है स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I अपॉन R। तो यहाँ पे इसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है, I1, इसीलिए I1 अपॉन R। अब देखो, बिकॉज आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, तो अगर मैं इसी A पॉइंट पे इस RS जो हमारी वायर है इसकी वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स निकालूं तो IL भी होता है ना, बट यहाँ पे I2 करंट फ्लो हो रहा है तो I2LB, ठीक है। I2LB का ये फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 अपॉन R। अब मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I2 अपॉन R। ये L को मैं नीचे ले लेती हूँ तो ये क्या बन जाता है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। L को हम 1 पुट करते हैं, ठीक है, 1 मीटर पुट कर देते हैं, तो इसको हम नॉर्मल F ही लिखते हैं एंड इस फोर्स को कहते हैं हम फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। एंड इसे देखो मैं 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I1 अपॉन I2 अपॉन देन R। अब देखो, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है
2 × 10⁻⁻7 × I1 I2 अपॉन R। तो ये आ गई मेरी फोर्स की वैल्यू, जो दोनों पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में जो भी फोर्स एक्ट करेगा उसका जो फॉर्मूला है, उसकी जो वैल्यू है वो ये है। अब यहाँ पे से हम एम्पियर की डेफिनेशन कैसे निकालेंगे? तो देखो, अगर मुझे एम्पियर की डेफिनेशन देनी है तो यहाँ पे से भी 1 एम्पियर, यहाँ पे से भी 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर इज दैट करंट फ्लोइंग थ्रू any two parallel straight current carrying wires when they are situated at a distance of 1 मीटर। सबको यूनिट कर दो, ये भी 1। तो 1 एम्पियर की ही हम डेफिनेशन निकाल रहे हैं। कितना करंट है दोनों में से जो फ्लो हो रहा है, जबकि वो दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड हैं, एंड अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर एक्ट्स बिटवीन देम। न्यूटन पर मीटर क्यों कहा है? बिकॉज यहाँ पे एल भी तो था ना, उसको हमने यूनिट कर रखा है, वो बात अलग है। बट अ फोर्स ऑफ 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर इज एक्टिंग बिटवीन बोथ द वायर्स। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। एंड ये इंपॉर्टेंट है कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्शन है, अगर डायरेक्शन अलग है तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बाकी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। एंड EMI भी तुम्हें आज ही मिल जाएगा, तो तीनों चैप्टर्स अच्छे से कर लेना। ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, तो प्लेलिस्ट पे जाके तुम्हें सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से डायरेक्ट चेकआउट कर सकते हो।